जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो MTS, यूपी पुलिस और SSC के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसको आप एक एक करके देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो हम बनाएं आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ये क्वेश्चन आप याद कर लें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, याद रखना 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। 1953 में, याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था, याद रखना। दूसरा है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला है संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी संविधान लिखने के लिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी यदि पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, इसको लिख लो आप, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। आगे हम देखते हैं भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? यानी लेखांकन का काम कौन करता है? लेखा मतलब अकाउंटिंग का काम कौन करता है सरकार का? तो आप याद रखेंगे अकाउंटिंग का काम कौन करता है? तब महालेखाकार, याद रखना लेखांकन का काम करता है। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग का काम, पूरे हिसाब किताब रखना, महालेखाकार यही इसकी जिम्मेदारी होती है, याद रखना। अगला है कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? कब से हम कारगिल दिवस मनाते हैं? कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को, याद रखना ये कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के बाद 26 जुलाई को हम ये कारगिल दिवस मनाते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन है? विधिक सलाहकार, लीगल एडवाइज़र कौन है? तो महान्यायवादी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो उसको हम महान्यायवादी कहते हैं, याद रखना। उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यानी हमारे संविधान का क्या मकसद है? तो ये उद्देश्य का जब बन रहा था तो उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान सभा में पेश किए थे, याद रखना। उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किन अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख, प्रधानमंत्री को क्या क्या करना है, उनके पावर और उनके कामों से संबंधित जो अधिकार है वो किस में दिया हुआ है? तो ये अनुच्छेद 78 में दिया हुआ है। तो प्रधानमंत्री से संबंधित, याद रखना अनुच्छेद 78 में, याद रखना अनुच्छेद 78। भारत में संविधान सभा का निर्माण का आधार क्या है? संविधान सभा जो बना वो कौन से बेसिस पे बना? तो याद रखना कैबिनेट मिशन योजना 1946। ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, वही आधार बना था भारतीय संविधान सभा के निर्माण का आधार, कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है प्रस्तावना में? भारत के प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख हुआ है किसका? भारत शब्द का। तो 2 बार। प्रस्तावना आपको पता होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्र बनाने के लिए, तो ये वाला जो प्रस्तावना है इसमें भारत 2 बार आया है, याद रखना आप। ये अगला है
प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के का गठन कब किया गया था? 25 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। अगला है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, याद रखना। भारत के संविधान को कब लागू किया गया? भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को, याद रखना, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उस दिन देश गणतंत्र घोषित हुआ। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 है। तो ये संपत्ति का अधिकार जो था, मौलिक अधिकार, इसको ख़त्म कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई कब? तो मार्लो मिंटो सुधार द्वारा, याद रखना। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचक प्रणाली लागू की गई थी मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। अगला है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची में क्या है, किसके बारे में दिया हुआ है? तो दल बदल विधेयक के बारे में, दल बदल विधेयक के बारे में, 10वीं अनुसूची के बारे में, दल बदल विधेयक के बारे में। 12 अनुसूची है, आपको पता है, इसमें 10वां यही है, दल बदल विधेयक। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। अभी बताया था, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? याद रखना, नगर पालिका के लिए ये 74वां संविधान संशोधन। फिर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। संविधान सभा के अंदर में कई सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें झंडा समिति भी एक था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। और अभी मैंने बताया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं हम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, याद रखना। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, भारत के हर एक नागरिक को अपने स्वेच्छा अनुसार धर्म मानने की आज़ादी है, कोई भी धर्म अपना सकता है, यह अनुच्छेद 25 कहता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो ये याद रखना, 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान के कुछ भागों को देश में लागू कर दिया गया था, अंगीकार कर लिया गया था। जो भी उस दिन संविधान सभा में मौजूद थे, सबने हस्ताक्षर किए और उसी दिन उसके कुछ अंश को, कुछ हिस्सों को 26 नवंबर 1949 को देश में लागू कर दिया गया। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ था। ये निर्विरोध चुने गए थे, सभी पार्टियों के द्वारा निर्विरोध चुन लिए गए थे। आगे मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने यदि झा एग्ज़ाम पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झा एग्ज़ाम पेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरह से आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस, या फिर इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो झा एग्ज़ाम पेज प्लेटफॉर्म को ज़रूर देखिए, दोस्तों में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो यहाँ पर ये प्रारूप समिति को पारित किया गया 23 फरवरी 1948 को। ये 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वीटो जिसको जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था?
तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार के तहत किसी विधेयक को रोक लेना, उसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। डाक संसाधन जो संशोधन विधेयक था उसको ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो कर दिए थे। तो ज्ञानी जैल सिंह, जिसको जेबी वीटो भी कहते हैं, पॉकेट वीटो राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है, उसके तहत वो विधेयक को रोक लिए थे। अगला है, भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिका, इसको कहेंगे पीएन भगवती। भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अभी बताया था मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात अभी हमने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा? संसद के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी हमने बताया है आपको। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. बनर्जी, याद रखना, एच.सी. बनर्जी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। आगे है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है, याद रखना, साउथ अफ्रीका। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से हमने अपनाया है, हमारे संविधान में लिया गया है। संविधान निर्माण के समय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। अभी वर्तमान में कितनी है? तो 12। याद रखना, संविधान सभा में संविधान निर्माण के समय में संविधान की सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखना, और अभी कितनी है? 12। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? याद रखना, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पे? सरदार पूर्ण सिंह के अनुशंसा पे इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया, मूल कर्तव्य को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो वहाँ पर कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? पहला, समाजवादी, प्रस्तावना में ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में। आगे है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची वैसा सूची होता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट। तो संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर यानी भूतपूर्व रसिया से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवर्जिन रसिया यानी सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्य को संविधान में कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी हुई है संविधान में? तो 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, ठीक है, ये जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा। ये गलत है, यहाँ पे इसको काट देना, ठीक है। मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो याद रखना, मूल कर्तव्य को भाग 4A में यानी 4 क में जोड़ा गया है। अनुच्छेद भाग 4A में, इसको याद रखना, किस भाग में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 4A में, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आगे 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो याद रखना, 10वीं अनुसूची आपने अभी पढ़ा है, दल बदल कानून से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तभी बताया मैंने, 12 है अभी वर्तमान में, 12। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है। और भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो याद रखना, 8वीं अनुसूची में।
8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची याद रखना। अगला है 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा को जोड़ी गई, यानी 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो उसमें 92 संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाओं को 92वां संशोधन में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो याद रखना केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 7वीं अनुसूची से संबंधित है, याद रखना। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कहाँ से, तो कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियाँ जो विशेष पावर है वो केंद्र सरकार के पास होगा, वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूची का वर्णन है, तो याद रखना संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह 7वीं अनुसूची से संबंधित है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा यहीं से होता है। संघ सूची, राज्य सूची, कौन से सब्जेक्ट संघ सूची में आएंगे, कौन से राज्य सूची में, और जो इन दोनों सूची में नहीं है वो समवर्ती सूची में। इन पर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगला है किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया, याद रखना ये जब अंग्रेज़ यहाँ पर शासन कर रहा था उसी समय गवर्नर जनरल का पद क्रिएट हुआ था। यह 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक, याद रखना किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, 1833 का चार्टर एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों और उसमें रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के बारे में 5वीं अनुसूची है। कौन सा अनुसूची है, 5वीं अनुसूची। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, याद रखना प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आगे दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तभी बताया था मैंने 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधान है, तो इसको याद रखना आप। आगे मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि अभी तक आपने झा एग्ज़ाम पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक ऐसे वीडियो लेकर के आते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें इसे, और वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें। हम एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, डीएसएसबी और इस तरह के जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं उसकी हम तैयारी कराते हैं, और आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें। इसके लिए आप अपने दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पे ऑथेंटिक बातें की जाती है, पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ हम लोग बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात हम नहीं करते। और जो ऑथेंटिसिटी है, जिस तरह के एग्ज़ाम का पैटर्न, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह के क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। आगे है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, ये बात किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या जोखिम भरे कामों से दूर रखने के लिए कहा गया। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 24 में। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था, तो वायसराय का पद ये सृजित किया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, याद रखना। हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से आता है, तो ये प्रस्तावना से, अभी हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था। तो हम भारत के लोग जो है ये कहाँ है, तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, पहला शब्द यही है, हम भारत के लोग, पहला लाइन यही है, यहीं से शुरुआत होती है संविधान की। अगला है न्यायिक समीक्षा का अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है, अब अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे है अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी। यानी पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता के लिए किस
दिलाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? किस समिति के सिफारिश पे पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई? वह है लक्ष्मी मल सिंघवी के अनुशंसा पे पंचायती राज को क्या किया गया? संवैधानिक मान्यता दिया गया। याद रखेंगे, लक्ष्मी मल सिंघवी। अगला है 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? 1935 के जो शासन अधिनियम था अंग्रेज़ों का, उसको किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका है संविधान सभा में और संविधान के निर्माण में। तो BN राव याद रखना, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला है विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। इसी दिन हमारे संविधान का कुछ पोर्शन लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख। प्रथम बार यानी पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो ये आपको याद होगा, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? अनुच्छेद 28। यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध होगा, यानी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो याद रखना, अभी मैंने बताया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। आगे है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो पहले वोट डालने का जो उम्र था 21 वर्ष था और इसको घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। 61वां संविधान संशोधन याद रखना, 21 वर्ष से घटाकर वोट डालने का जो उम्र रखा गया वो 18 वर्ष किया गया, वो है था 1989 में। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश का संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये मुंबई। याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने। याद रखना, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के मनु कहलाते हैं। आगे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। तो दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाना होता है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव, याद रखना, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 और 52 में। मतलब ये पहला जो आम चुनाव था ये थोड़ा लंबा चला था, 51 में शुरू होकर के 52 में ख़त्म होता है। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची याद रखना, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 1951 में ही जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कुछ शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ऐसे शब्द जोड़े गए थे संविधान संशोधन में। किस संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। याद रखना, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? अनुच्छेद 23-24 में।
मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वां 69th संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत याद रखना किस अधिनियम द्वारा हुआ? 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन यहाँ पर शुरू हो जाता है। अगला है, आगे फिर एक बार याद दिलाता चलूँ कि आप झा एग्ज़ाम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और किस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए, किस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसी तरह के क्वेश्चन का लेवल लेकर के आएंगे तो और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। आगे हम बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? देखो, लोकसभा और राज्यसभा में कई सारी समितियां बने हुए हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो लोक लेखा समिति उन्हीं समितियों में से एक है। तो कहता है इसमें कितने और किस सदन के सदस्य इसमें होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। इसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा, यानी 15 7 22 सदस्यों को लेकर के एक समिति बनाई जाती है। इसे लोक लेखा समिति कहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद निलंबन होता है? तो अनुच्छेद 19 याद रखना, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो आपको अधिकार दिया गया है उसको क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है जब राष्ट्रीय आपात लगता है तब। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को, पहली लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद जो बैठक हुई थी। तो याद रखना 13 मई 1952 को। कौन अपने पद की शपथ है ये? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष याद रखना, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उस देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखना। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रपति का भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? वो है अनुच्छेद 52। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद याद रखना 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है 61 में अनुच्छेद में। भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उपराष्ट्रपति का के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो याद रखना अनुच्छेद 63 में। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के वर्णन है और 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में, और 52वां अनुच्छेद अभी बताया मैंने राष्ट्रपति के बारे में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये तीनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसके कामकाजों के बारे में दिया हुआ है। 61वां अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब उस पर आरोप लगा करके उसको हटाना, उसी को महाभियोग कहते हैं और उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, किसी दिन चर्चा करेंगे हम। और उपराष्ट्रपति जो है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में है? तो 63 में। आगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसको कहा जाता है? भाग 3 को। अगला है, धन विधेयक को संविधान के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, ये राज्यसभा में पेश नहीं होता, याद रखना। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है, अनुच्छेद 32, याद रखना। आगे है, भारतीय किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया?
तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1979 में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना देगा। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1979 में मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कौन से संविधान संशोधन में, तो याद रखना 44वां संविधान संशोधन में ये कानूनी अधिकार हो गया, अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। आगे में है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, तो आप देखिए यहाँ पे राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो कौन है, उपराष्ट्रपति। याद रखना राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, यानी समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखना राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 14 राज्यसभा जिसमें 14 सदस्य को, जिसमें राज्य सभा से 12 सदस्य और लोकसभा से 2 सदस्य को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। यानी कुल 14 सदस्य को राष्ट्रपति संसद में चयनित करते हैं, मनोनीत करते हैं, जिसमें 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति जैसे अभी आपने देखा लोकलेखा समिति, उसमें 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। उसी तरह का एक और समिति है जो संसद में बनाए जाते हैं, वो है प्राक्कलन समिति, जिसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और उसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, तो उसमें 30 सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अभी बताया मैंने, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है और ये किस अनुच्छेद में धन विधेयक, 110 क्या कहता है, धन विधेयक से संबंधित है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है, तो राष्ट्रपति। याद रखना राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इसे कमेंट करके हमें बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो आज बस इतना ही। थैंक्स।